जो आज का हमारा टॉपिक है उस पे बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। ये एग्जांपल मैंने लिया है इस बुक से, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बाय डॉक्टर अभिजीत बनर्जी। ये उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर बुक लिखी है। इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला है लास्ट ईयर। तो इसमें एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या होता है कि एक इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट पैनल आया होता है, जैसे हमारा फिक्की है या फिर आईआईटी जैसे कॉलेज, इस टाइप से कहीं पे वो एक्सपर्ट पैनल आए हुए थे। तो उनसे पूछा गया कि अगर यूएस टैरिफ इंक्रीज कर देता है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है स्टील एंड मेटल के इंपोर्ट करने में, तो इससे क्या हमारे अमेरिकन वेलफेयर में इंप्रूवमेंट होगी या नहीं होगी। तो जो एक्सपर्ट आए थे इकोनॉमिक एक्सपर्ट, उसमें से 66% एक्सपर्ट्स ने बोला, स्ट्रोंगली बोला कि इससे हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और 34% जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी डिसएग्री किया, स्ट्रोंगली नहीं किया बट उन्होंने भी डिसएग्री किया कि ऐसा इससे कोई बेनिफिट वेलफेयर नहीं होने वाला। इट मीन्स कि नॉट अ सिंगल एक्सपर्ट एग्रीड विद दिस काइंड ऑफ अ थ्योरी। फिर पैनलिस्ट ने एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि चलो वो तो रॉ मटेरियल था, बट अगर एक्चुअल गुड्स जैसे कार हो गया, एसीज हो गया, कुकीज़ हो गया, अगर इनके के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए तो क्या इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा, क्या इससे हमारा अमेरिकन वेलफेयर बढ़ेगा। इसमें भी क्या हुआ, सभी एक्सपर्ट ने एक ही आंसर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। उस कॉन्फ्रेंस से आने के बाद अभिजीत बनर्जी और उनकी टीम ने क्या किया, लोकल पब्लिक के पास गए, जनरल पब्लिक के पास गए, उनसे एक क्वेश्चन पूछा। तो विल बी सरप्राइज्ड कि 54% जनरल पब्लिक ने ये चीज़ एग्री कर लिया कि हाँ इससे हमारा वेलफेयर होगा, इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा। और सिर्फ 25% लोग थे जिन्होंने इसके लिए डिसएग्री किया। एक्सपर्ट 100% बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, और जनरल पब्लिक सिर्फ 25% ऐसा समझती है। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया, ये बताने के लिए कंसेप्ट कोल्ड ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि कई बार हम किसी चीज को इतने ही बेसिक लेवल पे प्रेजेंट करते हैं कि आपको सुनने में वो लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, कि अगर यार आप इंपोर्ट पे बैन कर दोगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में लोगों को तो सामान खरीदना ही पड़ेगा, तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी और हमारे लोकल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो ये बड़ा ही सुनने में बड़ा ही फिजिबल लगता है, बट ये ऐसा है नहीं। चलो ये ऐसा क्यों नहीं है उसको मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। देखो, जब आप स्टील इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो अगर डोमेस्टिकली बनाओगे तो सपोज आपका वो 100 रुपये में बन रहा है, इंपोर्ट कर रहे हो तो शायद आपको 50, 60, 70 रुपये में मिल जाएगा, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इंपोर्ट में टैक्स बढ़ा करके उसको आर्टिफिशियली 100 रुपये पे ले आते हो, ठीक है, या फिर इससे किसका बेनिफिट होगा, हमारी इंडिया में जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग 5-7 कंपनीज हैं, जैसे टाटा हो गया, जिंदल स्टील हो गया, पहले भूषण स्टील भी था, भूषण स्टील को वो इंसॉल्वेंस में चला गया, उसको टाटा ने एक्वायर कर लिया। तो ये 3-4-5 प्लेयर है हमारे पास मेजर, उसमें मैक्सिमम 10, 20, 50, 60, 1 लाख एम्प्लॉइज काम करते होंगे, उन सबको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, हल्का फुल्का, ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलेगा बट हल्का फुल्का बेनिफिट मिल जाएगा। बट जो ये रॉ मटेरियल है मेटल स्टील, ये कहाँ पे यूज होता है, ये कार बनाने में यूज होता है, आपके यूटेंसिल्स बनते हैं उसमें यूज होता है, आपकी जितनी भी वाइट गुड्स बनती है उसमें यूज होता है, आपके एयरप्लेन बनते हैं, जितना भी आपका डेली यूज में लाइफ में देखते हो, पार्क में होगा, पार्क में आपके काम कर रहे होंगे उसमें बनेगा, आपका घर बनेगा उसमें बनेगा, रियल एस्टेट के सभी कामों में यूज होता है। तो यानी कि आप जब महंगा खरीदते हो उसका बेनिफिट डोमेस्टिकली तो सिर्फ 2-4 कंपनीज को होता है, बट उसका इंपैक्ट पूरे 130-100 करोड़ लोगों पे पड़ता है। उससे क्या होगा, जो गाड़ी आपको 6-7 लाख में मिल सकती थी आपको 6,50,000 पे मिलेगी, 7,50,000 पे मिलेगी, आपका 10-20-50,000 पे खर्चा उसमें बढ़ जाएगा, आपका बर्तन लोगे उसमें एक्सपेंस बढ़ेगा, आप घर बनाओगे उसमें आपका खर्चा बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है, एज ए एवरेज इंडिविजुअल हम लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो हमारे हाथ में पैसा बचता है, वो कम बचना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि हमारी चॉइसेस कम हो जाएंगी, वो पैसा शायद हम अपनी एजुकेशन पे खर्च करते, अपने मेडिकल पे खर्च करते, अपने वेलफेयर पे खर्च करते, अपने एंटरटेनमेंट पे खर्च करते, हम वो नहीं कर पाएंगे। अब वही पैसा हम अलग अलग जगह पे खर्च करते तो अलग इंडस्ट्रीज भी इंप्रूव होती, उन सब में भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती, बट ये नहीं होगा। तो जो हम कहते हैं कि ओवर सिंप्लीफिकेशन करके कि इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का बढ़ेगा, तो वो हम 2-4-5 सेट ऑफ लोगों के लिए बात करते हैं, बट इसका इम्पैक्ट एवरेज इंडिविजुअल्स पे बढ़ेगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। नाउ ये था
हमारा इंपोर्ट के ऊपर, ओवर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। नाउ वी टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मैं भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर मेरे लिए क्या है। जब आप बोलते हो कि यार ये लड़की ना अब इंडिपेंडेंट हो गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब इसको खाना बनाना भी आ गया है, अब इसको झाड़ू पोछा करना भी आ गया है, अब इसको कपड़े सिलना भी आ गया है, अब इसको गाड़ी बनाना भी आ गया है, अब इसको घर बनाना भी आ गया। क्या आप ऐसा बोलते हो? नहीं। जब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हम ये बोलते हैं कि भाई जो इसकी ज़रूरतें हैं, जो इसके खर्चे हैं, जो इसको चीज़ें दुनिया में चाहिए, उस पैसे की उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सिस की कमी थी वो ये खुद अपने आप पूरा कर लेती है। अब इसको अपने मोम डैड से, अपनी बड़ी बहन से, उन सब से पैसा लेने की जरूरत नहीं होती। तो वो इंडिपेंडेंसी उसने कैसे अचीव की? उसने क्या किया, अपना एक फोकस रखा कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मुझे कंप्यूटर ठीक करना है, हार्डवेयर ठीक करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। उसने मेहनत की, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन गई। अब वो अपनी एक एक्सपर्ट सर्विस एक एक्सपर्ट फील्ड में देती है और वहाँ से वो मंथली 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये कमा लेती है। अब जितने भी उसको घर पे जो काम थे, खाना पीना था, उसके लिए डोमेस्टिक हेल्प हेल्प ले ली वर्कर की, वहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। गाड़ी चलानी, ड्राइवर ले लिया, गाड़ी खुद नहीं बनाई, गाड़ी खरीद ली। तो इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ खुद ही बना लूँ, नहीं। इंडिपेंडेंट में क्या हुआ कि जो मैं खर्चा करता हूँ उसके लिए मुझे सोर्सेज इकट्ठे करने हैं। दो तरीके हैं, तो मैं खर्चा कम कर दूं, बट अगर खर्चा करूंगा तो मेरी लाइफस्टाइल भी खराब होएगा, मेरा प्रोग्रेस भी कम होगी। गाड़ी से नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ। सेम गोज फॉर कंट्री, कि एज अ कंट्री इट डजेंट मीन कि आपको सब कुछ इंडिया में ही बनाना है, सब कुछ खुद ही करना है, नहीं। आपको सब कुछ खुद नहीं करना है, आपको देखना है कि आपकी एक्सपर्टाइज कहाँ पे है, आत्मनिर्भर कहाँ पे है। तो आपको ये नहीं करना कि इंपोर्ट बैन कर दो, ये सब वहाँ से माल मत लो, यहाँ से ये सामान मत लो, उस कंट्री से ये मत लो, नहीं। लो, लेना है लो, बट जब आप लेते हो तो उसके अगेंस्ट अपनी कैपेबिलिटी बनाओ कि आप उतना बेच भी पाओ, उतना एक्सपोर्ट भी कर पाओ। ठीक है? सिर्फ ना लेने से काम नहीं चलेगा, आपकी चॉइसेस खत्म होंगी, बट आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है कि आप उतना दे भी पाओ। ठीक है? जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल मुझे एक और याद आ गया। आपको याद है जब हम ये जो मोबाइल फ़ोन लेते हैं, अभी अभी तो हमारे मोबाइल फ़ोन में इनबिल्ट चिप आ गई है, मेमोरी चिप। बट पहले क्या था, पहले हमारे मोबाइल में एक स्लॉट आता था कि जहाँ पे आप एक्सटर्नल मोबाइल के अंदर मेमोरी चिप डाल सकते हो। वो आपको देखो, आपके आसपास जो शॉपकीपर होते थे उससे आप 200 रुपये का, 300 रुपये का लेके आते थे। आपको पता है जो आपके लोकल शॉपकीपर है वो उसको कितने में परचेज करता था? वो परचेज करता था गफ़ार मार्केट से 1 रुपये में, 2 रुपये में, 2.5 रुपये में। आप समझ रहे हो? तो जो चीज़ आपको 200 में मिल रही थी वो गफ़ार मार्केट में कितने का लेके आ रहा था उसको? 1 रुपये में, 2 रुपये में। और जो गफ़ार मार्केट में, करोल बाग में जो बेच रहा है वो कहाँ से ला रहा था उसको? चाइना से ला रहा था। अब सोचो जो वो 1.5-2 रुपये में गफ़ार मार्केट में बेच रहा है, आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, जीएसटी वीएसटी, इम्पोर्ट टैक्स और जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, वो सब काट पीट के वो 1.5 रुपये में उसको बेच रहा है। यानी कि जब वो चाइना से लेके आएगा तो चाइना से वो 30 पैसे में चली होगी, 50 पैसे में चली होगी। और जिसने चाइना में 30 पैसे 50 पैसे में बेची होगी उसने 2 4 5 पैसे का ही प्रॉफिट कमाया होगा। यानी कि जो 30 पैसे से लेकर के आपके हाथ में जो 200 रुपये की चीज़ है उसमें 199 रुपये किसने कमाए? उसमें 199 रुपये आपके ही लोगों ने कमाए हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? तो व्हेन वी आर सेइंग कि हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो आपको देखना आप पूरी चेन को खराब कर रहे हो। आप उसको जो वहां से लेते हो आपको वो 30 पैसे में बनता है, तो आपको होता है इंडिया में बनाऊंगा मेरे को 50-100 रुपये में, 200 रुपये में बनेगा, कुछ बेनिफिट ही नहीं है उसका, तो क्यों ना वहां से लिया जाए और जितने भी यहाँ पे लोकल लोग हैं उन सबको उसका बेनिफिट दिया जाए। सोचो, क्योंकि वो जो 199 रुपये है वो हमारे लोकल ट्रांसपोर्ट वाले ने यूज़ किए होंगे, उसने गफ़ार मार्केट में अपना रेंट निकाला होगा, अपने एक्सपेंसेस निकाले होंगे, फिर लोकल शॉपकीपर ने अपने एक्सपेंस रेंट निकाला होगा, ट्रांसपोर्टेशन का निकाला होगा, सब कुछ एक्सपेंस निकाला होगा, और तब गवर्नमेंट ने भी उस पर जीएसटी भी कमाया, इंपोर्ट टैक्स भी कमाया, तो सबका बेनिफिट हो रहा है उससे। तो हमारे बैन उसको ना लेने से, उसको बैन करने से चाइनीज कंपनीज को तो 5 पैसे का नुकसान हुआ है, बट हमारे जो इंडियंस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इंडियन ट्रेडर्स थे,
इंडियन में जितने भी थे उन लोगों को 199 रुपये का हो रहा है गवर्नमेंट को मिला करके। यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, नाउ मैं मतलब इस चीज़ का ना मैंने और भी एग्जांपल देखे थे, मेरे फैमिलीज़ में ही देखे थे मैंने, कि जैसे कुछ लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वहाँ से लेके आ रहे हैं, छोटे मोटे ओवन हो गया है, छोटी मोटी, और आपका जिससे पानी गर्म होता है, ठीक है, टॉयज़ की शॉप होती है, जो यहाँ इंडिया में 500-700 रुपये का मिलता है, वहाँ पे वो 50 रुपये 100 रुपये का ले आते हैं, वो भी इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, सब कुछ बीच वाले का पैसा मिला मिला के। तो जब वो इंडिया में आए, वो नए टॉयज़ नए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आएंगे, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी एक आइडिया लगेगा कि अच्छा ऐसा आइटम भी बन सकता है, ऐसा भी बना सकते हैं, तो वो लोकल भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, जब आप इंटरनेशनल मार्केट से ट्रेड करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ब्लाइंड बैन करने से, ना लेने से आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। जब आप करते हो हम बैन नहीं लेना, कुछ चीज़ नहीं लेनी, हमें खरीदना नहीं है, तो इससे क्या कर रहे हो, आप अपनी इकोनॉमिक चॉइसेस को कम करते हो। और जब आप अपनी इच्छाओं को मारते हो, इकोनॉमिक चॉइसेस कम करते हो, तो आप खर्चा भी कम करोगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम होगी मार्केट में, तो हमारे जीडीपी, हमारी ग्रोथ कम होगी। और एज ए ह्यूमन लेवल भी, जब आप अपनी चॉइसेस कम कर लेते हो, एज ए ह्यूमैनिटी भी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमारी ग्रोथ क्या है कि हमारे पास चॉइसेस बढ़े, यही तो हमारी ह्यूमैनिटी है, यही तो ह्यूमन ग्रोथ है, कि हम डेली हमारी चॉइसेस बढ़ाएं, नई नई आइटम्स लें, नया कुछ बनाएं और उसको यूज़ करें। ठीक है, ओके। तो अंकित, इसका सोल्यूशन क्या है फिर? ओके, सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन है बिल्ड योर ओन एक्सपर्टाइज। जैसे मैंने आपको वो आत्मनिर्भर वाली लड़की का एग्जांपल दिया था मैंने, कि उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज जानी कि मैं कंप्यूटर में अच्छी हूँ, मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ, मुझे खाना बनाना सीखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जो हमारे जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनकी एक्सपर्टाइज वो बना लेंगे, तो वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊँगा। मैं बनाऊँगा तो मैं दोनों में ही अच्छा नहीं कर पाऊँगा। जैसे यूएस है, यूएस कंपनी की एक्सपर्टाइज है सर्विसेज के अंदर, ठीक है, वो सर्विस इंडस्ट्री में उनकी एक्सपर्टाइज है। आप कभी भी देखोगे बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज आपको यूएस में मिलेगी, बेस्ट एजुकेशन सर्विसेज आपको यूएस में मिलेगी, बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपर्ट्स आपको यूएस में मिलेगा, बैंकिंग सर्विसेज आपको वहीं बेस्ट वहीं पे है, मूवीज़ में ले लो, टेक्निकल सर्विसेज ले लो, सॉफ्टवेयर्स ले लो, वो सब आपके बेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? यूएस में। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब, ये भी यूएस से बना हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब सब वहीं से है, ठीक है। तो उन्होंने नहीं सोचा मैं यहाँ पे प्लांट लगाना है, मेरे को आत्मनिर्भर बनना है, मैं कहीं से ले लूँगा, मुझे प्लांट लगाना है, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने सोचा ठीक है यार, वो चाइना को बना दो, उनको अपने नेचुरल रिसोर्सेज खराब करने दो, उनको अपनी ज़मीनें यूज़ करने दो फालतू का, उनको अपना कोयल वेस्ट करने दो, हमें नहीं करना, हमें सर्विसेज में बेनिफिट मिलता है, हम ये करेंगे। साउथ कोरिया है, जापान है, उन्होंने सोचा कि भैया हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा नहीं करते हैं, तो हम उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टेक्निकली हम बड़े अच्छे हैं, हम टेक्निकल इक्विपमेंट बनाने में अच्छे हैं, वो काम करेंगे। जर्मनी टेक्नोलॉजी में अच्छी अच्छी मशीनें बनाती है, वो उस पर काम करती है। तो हर किसी ने अपनी एक्सपर्टाइज पे काम किया। हर कुछ सब कुछ हमें नहीं बनाना, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, इंडिया में कैसे कर सकते हैं इसको, इंडिया में हम कर सकते हैं क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करके। जैसे त्रिपुर में है, त्रिपुर है एक इंडिया में, जहाँ पे नाइट वियर बनते हैं, निट वियर, नॉट नाइट, निट वियर, KNIT, निट वियर, जिसको बून के बनाया जाता है, उसकी इंडस्ट्री हमारी एक पूरा क्लस्टर है। वहाँ पे जाओगे ना, गली कुलचे हर जगह पे आपको वही कपड़े का, वही उनका, उन सब का पूरा ही मार्केट बना हुआ है, वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो स्पेशल क्लस्टर बना हुआ है। वहाँ पे आपको बताता हूँ 1985 में वहाँ पे 1.5 मिलियन का एक्सपोर्ट होता था, 2016 में 1.3 बिलियन डॉलर, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे क्लस्टर बनाने पड़ेंगे। ऐसे चाइना में आप जाओगे ना, चाइना में हर चीज़ के छोटे छोटे बड़े बड़े क्लस्टर बने हुए हैं हर रीजन के अंदर। जैसे मुझे एक एग्जांपल मैंने बुक में रीड किया था, एक झिल्ली करके क्लस्टर है हुजोउ में, झिल्ली करके हुजोउ में एक क्लस्टर बना हुआ है। वहाँ पे 10,000 कंपनीज हैं, जिसमें 3 लाख लोग काम करते हैं, और वो क्या बनाती हैं? बच्चों के कपड़े बनाती है, पूरा रीजन। और वो अपने पूरे रीजन का 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है सिर्फ कपड़े बना करके, पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं उनके एक्सपर्ट बनाए, कस्टमर बनाए। तो वही हमें इंडिया में करना पड़ेगा। जैसे बेंगलोर क्लस्टर बना हुआ है टेक सर्विसेज का, ऐसे आपको रीजन ढूंढने पड़ेंगे वो किस एरिया में एक्सपर्ट है। सूरत में आपने डायमंड का बिजनेस सुना होगा, तो इन सबको थोड़ा और ईजीनेस बनाना पड़ेगा। अभी कुछ चीज़ें में हो सकता है कि हम अभी एक्सपर्ट नहीं है, हम थोड़ा सीख सकते हैं। जैसे कि अभी रवि प्रसाद जी ने अभी एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि 50,000 करोड़ का वो इंडिया में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने का, मोबाइल फ़ोन इस बनाने का उन्होंने एक स्कीम निकाला है, कि जहाँ पे हम प्रमोट करेंगे स्पेशली
लैंड बेनिफिट देंगे, अप्रूवल सिस्टमेटिक दे देंगे, सारा रॉ मटेरियल से लेकर अप्रूवल से लेकर सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा, बिजली का कट नहीं होगा, रेजिडेंशियल आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे, सब कुछ आपको एक क्लस्टर बना के देंगे, सब कुछ इकोनॉमिक इकोसिस्टम बना के दे देंगे और आपको उसको एक्सपोर्ट करने में, वो सब करने में हेल्प करेंगे। तो जो भी हमारा किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी नेबर कंट्री के साथ या कोई दूसरी कंट्री के साथ काम होता है तो हमें उससे बायलेटरल एग्रीमेंट करना पड़ता है। बायलेटरल एग्रीमेंट आपको सुने होंगे कि हम आपसे ये इंपोर्ट बंद नहीं कर रहे हैं, ये चालू रखेंगे, प्लस साथ में हम आपको ये सर्विस आपको देना चाहते हैं, आप ये भी ट्राई करो हमारी तरफ से, हमने नया स्टार्ट किया है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेन करे, गवर्नमेंट पर्सनल गारंटी दे, वो सब चीज़ें करें तो हम वो कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ वी शुड बिल्ड आर ओन एक्सपर्टाइज, क्लस्टर बना बना के, रीजन बना बना के, हर एरिया के, नॉर्थ ईस्ट में हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ और हो सकता है, गुजरात कोस्टल एरिया वहाँ पे कुछ और हो सकता है, बंगाल में कुछ और हो सकता है, तो वो सब आप क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बनाओ, सब कुछ बैन करके मत बनाओ। आत्मनिर्भर मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमें ही बनाना है। आत्मनिर्भर मतलब क्या हो गया हमारी डेफिनेशन, कि हमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं हमें उसके बराबर का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना है, उस दिशा में जाना है। इंपोर्ट बैन नहीं करना है, इंपोर्ट तो आएगा, उससे हमारी चॉइसेस बढ़ रही हैं, बट हमें अपने एक्सपोर्ट उतना ही एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ठीक है, चलो बाय बाय।